नमस्कार दोस्तों, हमने कल मूल कर्तव्यों के बारे में जाना कि हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे और कितने हैं। उसके बारे में अच्छी तरह से हमने जानकारी ली कल के वीडियो में। और आज हम नए वीडियो के माध्यम से नए टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसमें हम नए टॉपिक लेके आए हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में है और राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं, राष्ट्रपति का क्या निर्वाचन की प्रक्रिया है और राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन होगा या नहीं होगा, उसकी योग्यता, उसकी शपथ, उन पर लगने वाला महाभियोग, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हम राष्ट्रपति कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक अंत होता है राष्ट्रपति का, यानी अनुच्छेद होगा, ठीक है ना। तो उसमें विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो हम जैसे जैसे पढ़ेंगे तो इसमें अब जैसे हमने अनुच्छेद 1 से लेकर जो 51 तक पढ़ा था, तो उसमें हमने सरकार के ऊपरी ढांचे के बारे में जानकारी ली थी। ऊपरी ढांचे का मतलब हुआ कि जैसे मौलिक अधिकार हैं, नागरिकता है, इसके बाद में हमारे आए थे नीति निर्देशक तत्व हैं, इसके बाद में मूल कर्तव्य हैं। लेकिन इसके बाद में हम जब 52 से शुरू करेंगे, यानी अनुच्छेद 52 से शुरू करेंगे, तो इसमें क्या आएगी, इसमें हम संघ सरकार के बारे में जानकारी लेंगे। संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार, है ना। तो संघ सरकार में क्या क्या आएगा, हमारे राष्ट्रपति आएगा, इसके बाद उपराष्ट्रपति आएगा, इसके बाद में प्रधानमंत्री आएंगे, इसके बाद में राज्यसभा, लोकसभा और सीजेआई मतलब जो महाधिवक्ता, तो उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो ऐसे करके हम संघ सरकार का पूर्णतः अध्ययन करेंगे। तो आज हम देखते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति किस किस अनुच्छेद में है और कैसे सरकार में निर्वाचित होता है, ठीक है ना। तो हमारे जो भाग नंबर 5, संविधान के भाग नंबर 5 में किसका वर्णन है, हमारे इस भाग नंबर 5 में संघ सरकार का वर्णन है। किसका वर्णन है, संघ सरकार का। संघ सरकार का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक संघ सरकार का वर्णन है। संघ सरकार में हम आज कौन से टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, तो हम आज टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक, यानी 52 से लेकर 61 तक हम इसमें जानकारी लेंगे। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद। कौन है, रामनाथ कोविंद। तो राष्ट्रपति के जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद हैं, जिसमें हम अनुच्छेद 52, 53, 54 और 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61, इनके बारे में विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 52, ठीक है ना। तो अनुच्छेद नंबर 52 कौन सा, अनुच्छेद नंबर 52। अनुच्छेद नंबर 52 में किसका वर्णन है, अनुच्छेद नंबर 52 में ये वर्णन है पद के बारे में। किसके पद के बारे में, राष्ट्रपति के पद के बारे में। यानी कि हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा। हमारे देश का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है ना। हमारे देश का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। यानी कि राष्ट्रपति के पद के बारे में या राष्ट्रपति की जो निर्वाचित होगा, तो वो किसमें राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा है। यानी कि एक राष्ट्र का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 52 के तहत वह पद ग्रहण करेगा, ठीक है ना। इसके बाद में अनुच्छेद नंबर 53 यानी 53, अनुच्छेद नंबर 53। तो अनुच्छेद नंबर 53 में किसका वर्णन है, अनुच्छेद नंबर 53 में राष्ट्रपति की क्या है, शक्तियां। क्या है राष्ट्रपति की शक्तियां में कार्यपालिका, विधायी आदि शक्तियां। तो राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति, राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति, कार्य और शक्तियां किसमें है, अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 में क्या है, कार्य और शक्तियां। अनुच्छेद 53 में क्या है, कार्य और शक्तियां, जिसमें उनकी आपातकालीन शक्ति है, जैसे 352, 356, 360, इस प्रकार विधायी शक्तियां हैं और अन्य शक्तियां भी दी गई है राष्ट्रपति को, ठीक है ना। उनको विशेष अधिकार भी दिए गए हैं। तो उनके बारे में हम किस में चर्चा करेंगे, अनुच्छेद 53 में। लेकिन हम जो एक वीडियो अलग से डालेंगे तो उसमें हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में ही और उनके कार्यों के बारे में ही विस्तार पूर्वक समझाएंगे।
तो इसमें तो हम ओनली पूरे जो भी हैं मतलब उनकी प्रक्रिया वगैरह है चुनाव की, और पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया है, शपथ किस में है, महाभियोग क्या है क्या नहीं, उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। इसलिए हम ओनली फॉर यही देखेंगे कि भाई अनुच्छेद 53 में क्या है, कार्य और शक्तियां हैं। अनुच्छेद 53 में क्या है, कार्य और शक्तियां। राष्ट्रपति की कार्य शक्तियां किसमें है, अनुच्छेद नंबर 53 में। 53 में क्या है, राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियां। अनुच्छेद 52 में क्या है, उनके पद के बारे में वर्णन है। इसके बाद में 54, अनुच्छेद नंबर 54। अनुच्छेद नंबर 54 में क्या है, अनुच्छेद नंबर 54, अनुच्छेद नंबर 54 में है उनका निर्वाचन। क्या है, उनका निर्वाचन। उनका निर्वाचन यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन। और राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, प्रत्यक्ष होगा या प्रत्यक्ष, तो ये होगा अप्रत्यक्ष, क्योंकि उनको हम सीधे क्या नहीं करते, हम मत प्रदान नहीं करते, क्योंकि हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उनका चुनाव करते हैं। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें है, अनुच्छेद नंबर 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, अप्रत्यक्ष विधि से होगा। अप्रत्यक्ष विधि से होगा और इसके माध्यम से यानी 54 अनुच्छेद के माध्यम से ही एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा, निर्वाचक मंडल का गठन किया जाएगा। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, एक तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली और पुदुचेरी यानी दो विधानसभा दो केंद्र शासित प्रदेशों में, तो वहां की क्या होगी, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली पुदुचेरी की विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। आप ये ध्यान में रखना कि सभी सदस्य, ये ओनली फॉर केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। कौन कौन भाग लेंगे इसमें, इनमें भाग लेंगे लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा प्लस दिल्ली पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें कौन भाग लेगा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी केवल निर्वाचित सदस्य, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, तीनों क्या ओनली फॉर केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। कौन भाग लेंगे, ओनली फॉर केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। किसमें भाग नहीं लेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली पुदुचेरी की विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे और जो मनोनीत सदस्य वो भाग नहीं लेंगे। तो ये निर्वाचक मंडल का गठन अनुच्छेद नंबर 54, अनुच्छेद नंबर 54 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, अप्रत्यक्ष विधि से चुनाव किया जाएगा। ठीक है ना। अब हम इसी से सिमिलर जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद नंबर 55। अनुच्छेद नंबर 55 कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 55 यानी 55, अनुच्छेद नंबर 55। अनुच्छेद नंबर 55 के बारे में देखेंगे अब हम, अनुच्छेद नंबर 55। तो अनुच्छेद नंबर 55 में क्या है, अनुच्छेद नंबर 55 में जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो निर्वाचन की किस रीति या किस विधि के द्वारा होगा। ठीक है ना, कौन सी पद्धति के द्वारा होगा उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। किसमें, अनुच्छेद नंबर 55 में। तो इसमें क्या है, निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की रीति किसमें है, निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की क्या है, निर्वाचन की रीति यानी निर्वाचन का तरीका, यानी निर्वाचन किस प्रणाली के माध्यम से होगा। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, जो उसका निर्वाचन होता है वह किस प्रकार होता है, समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मतलब जो भी भाग लेंगे इसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य,
तो उनमें क्या है कि समान अनुपातिक प्रतिनिधि, यानी समान अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। समान अनुपात का मतलब जैसे राज्यसभा, या जैसे अपन समझ सकते हैं विधानसभा और लोकसभा, विधानसभा और लोकसभा। तो विधानसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं, यानी जैसे एमएलए और एमपी है। एमएलए कहाँ होते हैं? एमएलए आपको पहले वीडियो में बताया था मैंने। एमएलए यानी मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो संसद में बैठेगा, लोकसभा में बैठेगा वो एमपी, और एमएलए जो विधानसभा में बैठेगा यानी राज्य में बैठेगा, ठीक है ना। तो जो विधानसभा के विधायक है और जो लोकसभा के सांसद है, तो दोनों की क्या है, अपने मत मूल्य होता है, एक तरह का मत मूल्य निकाला जाएगा। विधानसभा और लोकसभा का मत मूल्य निकाला जाएगा। मत मूल्य के आधार पर ही क्या होगा, इनमें चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कैसे? यानी कि अनुच्छेद जो अपना 55 है, इसमें निर्वाचन की रीति दी गई है। इसमें समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से दर्शाया गया। कैसे? यानी कि जैसे हमारे राजस्थान में विधायक कितने हैं? 200 विधायक है, ठीक है ना। 200 विधायक हमारे विधानसभा में, तो 200 विधायकों का क्या निकाला जाएगा? मत मूल्य निकाला जाएगा। यानी एक विधायक का मत मूल्य किस प्रकार निकाला जाएगा? तो इसकी एक प्रक्रिया होती है। इसकी क्या प्रक्रिया होती है? जैसे हमारे एक सूत्र के द्वारा निकाला जाता है, यानी कि उस राज्य की, यानी जैसे हमारे राजस्थान राज्य की जनसंख्या वटे में उस राज्य के विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्य, यानी कि राज्य की कुल जनसंख्या, यानी मत देने वालों की कुल जनसंख्या, और उसमें जो भी निर्वाचित हो रहे हैं, जो भी सदस्य निर्वाचित हो रहे हैं, उनकी सदस्य संख्या गुणा या 1/1000, ऐसे कह सकते हैं, या भाग 1000, ठीक है ना। ये सूत्र के द्वारा हमारे क्या निकाला जाता है? एक विधायक का मत मूल्य निकाला जाता है। जैसे हम इधर सूत्र देखते हैं कि कैसे सूत्र है, यानी कि एक विधायक का मत मूल्य, एक विधायक का मत मूल्य, ठीक, मत मूल्य। तो एक विधायक का मत मूल्य कैसे देखेंगे हम? कौन से सूत्र से निकालेंगे? ये सूत्र है राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, जो भी कौन से 1971 के आधार पर, 1971 की जनसंख्या के आधार पर निकाला जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो राज्य की कुल जनसंख्या वटे राज्य में कुल निर्वाचित सदस्य, राज्य के कुल निर्वाचित सदस्य, उस राज्य के निर्वाचित सदस्य, यानी कि जो खड़े हो रहे हैं वोट में, तो कुल निर्वाचित सदस्य वटे कुल निर्वाचित सदस्य, कुल निर्वाचित सदस्य। तो कुल निर्वाचित सदस्य राज्य की कुल जनसंख्या 1971 की जनसंख्या के आधार पर, और कुल निर्वाचित सदस्य की संख्या, ठीक है, कुल निर्वाचित सदस्य की संख्या, इसका क्या देते हैं? इसमें भाग देते हैं। और इधर या तो कर सकते हैं अपन क्या, या तो 1/1000 कर सकते हैं, या इसको यो नहीं लिख के, तो इसको गुणे को हटा के, 1/10 को हटा के इसमें भाग लिख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो भाग 1000, ठीक है। इस आधार पर, यानी इसी सूत्र के द्वारा क्या निकाला जाएगा? एक विधायक का मत मूल्य निकाला जाएगा, ठीक है ना। एक विधायक का मत मूल्य निकाला जाएगा। तो हमारे जो राजस्थान के विधायकों का, यानी कि एक विधायक का जो मत मूल्य है वो कितना है? एक विधायक का मत मूल्य है कितना? 129 रुपए, रुपए का आधार पर काटते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। 129 रुपए, यानी 129 मत मूल्य। क्या है मत मूल्य? 129। किसका? एक विधायक का। सूत्र ये आधार पर सूत्र से निकाला जाएगा, ठीक है ना। कौन से सूत्र से? राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य के कुल निर्वाचित सदस्य भाग 1000 या गुणा 1/1000, ठीक है। इस सूत्र के द्वारा एक विधायक का मत मूल्य निकाला जाएगा। तो एक विधायक का मत मूल्य 129 रुपए होगा, ठीक है ना। इसके साथ ही हम दूसरी बात और जान लेते हैं, एक सांसद का मत मूल्य। अब एक सांसद का मत मूल्य कैसे निकालेंगे? एक सांसद का मत मूल्य किस प्रकार निकालेंगे हम, उसको भी देखते हैं अभी हम। एक विधायक का, एक सांसद का मत मूल्य, तो एक सांसद का मत मूल्य कैसे निकालेंगे हम? एक सांसद का मत मूल्य, एक सांसद का मत मूल्य, एक सांसद का
मत मूल्य, एक सांसद का मत मूल्य किस प्रकार निकाला जाएगा? जैसे हमारे राजस्थान में विधायकों की संख्या 200, 200 विधायकों की संख्या, ठीक है ना। तो विधायकों की संख्या गुणा उनका मत मूल्य, यानी कि एक विधायक का मत मूल्य कितना था? 129। तो 129 गुणा 200, 129 गुणा 200 किया जाएगा। 129 गुणा 200 यानी कि सभी स्टेट का, जैसे कितने स्टेट हमारे? 28 राज्य, तो 28 राज्यों का मत मूल्य निकाला जाएगा। 28 राज्यों के जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं, उनकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या से विधायकों के एक विधायक का मत मूल्य से गुणा कर दिया जाएगा, और उस गुणे करके जितना भी आएगा, यानी उससे, यानी कहने का अर्थ ये हुआ, यह सूत्र होगा, यानी जितने राज्य, जितने विधायक गुणा मत मूल्य। साधारण भाषा में समझिएगा, जितने विधायक है उतना मत मूल्य। जैसे राजस्थान में विधायकों की संख्या कितनी है? विधायकों की संख्या 200 गुणा मत मूल्य कितना है? 129। भाग किसका देंगे? भाग किसका देंगे? इसमें भाग देंगे किसका? जितने भी मतलब है ना, जो सांसद और विधायक, वो भी है ना संख्या, किसमें? राज्यसभा और लोकसभा में, उनको जोड़ेंगे, यानी केवल निर्वाचितों को, ठीक है ना। तो 233 और 543, 233 और 543, 233 राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है ना। 233 प्लस 543, क्योंकि 12 तो राज्यसभा मनोनीत होते हैं और 2 राज्यसभा लोकसभा मनोनीत होते हैं, तो हमको मनोनीत संख्या नहीं लेनी है, ठीक है ना। जो निर्वाचित है वही संख्या लेनी है। तो ये हो गई कितनी? जोड़ते हैं इसको, 3 और 3 6, 3 3 6, 3 3 3 और 4 7 और 5 2 7, 776। तो जितने भी विधायक थे पूरे स्टेट के, यानी कि सभी 28 राज्यों के जितने विधायक थे, उनके मत मूल्य से गुणा कर दिया जाएगा। जितनी संख्या आएगी उसको इससे 776 से भाग दे दिया जाएगा। तो इस आधार पर एक सांसद का मत मूल्य कितना निकलेगा? एक सांसद का मत मूल्य निकलेगा 708 रुपए। कितना? 708 रुपए। एक सांसद का मत मूल्य कितना निकलेगा? 708 रुपए। 708 रुपए, रुपए के हिसाब से मत मूल्य का, ठीक है ना। तो 708 रुपए मत मूल्य। एक विधायक का कितना निकला था? 129 रुपए मत मूल्य। तो दोनों का क्या है? अब यही प्रणाली है, समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी समान अनुपात कर लिया जाएगा दोनों का समान अनुपात कर लिया जाएगा। और कोटे बराबर कुल वैध मत बटे 2 + 1, यानी कि कुल वैध मत मिलेंगे ना, बटे में 2 + 1 एक सूत्र है। तो उस आधार पर इनकी क्या होगी? मतगणना होगी। और मतगणना में कैसा होगा? मतगणना में ऐसा है, मतलब जैसे 4 जितने भी कैंडिडेट है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो उन कैंडिडेटों के हिसाब से क्या है, उनका मतलब काउंटिंग की जाएगी। तो जिसको सबसे ज्यादा, यानी 50 + 1, ये फार्मूला है, यानी कि 50% + 1 या 50 + 1, ठीक है ना। ये नियम अपनाया जाता है, यानी इतने मत प्राप्त करना ही चाहिए। यह नियम है समानुपातिक अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का, ठीक है ना। तो इस आधार पर इनका क्या होगा? चुनाव होगा। किसका? राष्ट्रपति का चुनाव होगा। आपको पता होगा कि जो बीबी गिरी थे, वो द्वितीय मतगणना से राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। कौन सी मतगणना से? द्वितीय मतगणना से राष्ट्रपति। तो वही बात है, कुल कोटा वटा, यानी कुल वैध कोटा बराबर कुल वैध मत बटे 2 + 1 के सूत्र से वो निर्वाचित हुए थे, जब उनको 50 + 1 का आंकड़ा छूना पड़ा, जब द्वितीय मतगणना कराई गई थी, ठीक है ना। तो ये हमने क्या करना है? ये जरूर ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है हमने को? ये जरूर ध्यान रखना है, ठीक है ना। और आपको पता होगा, तो अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो भी मामले होते हैं, वो सिर्फ किस में चुने जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो अपन ने जान ली है पूरी प्रक्रिया कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा, दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और इनके भी केवल निर्वाचित सदस्य क्या लेंगे? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। किसमें भाग लेंगे? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। तो हमने जान लिया अनुच्छेद 55, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद हम अनुच्छेद 56 देखेंगे, ठीक है।
इसके बाद में हम अनुच्छेद 56 को देखते हैं। अनुच्छेद 56 में क्या है? अनुच्छेद 56 में पद की अवधि या कार्यकाल क्या दिया गया है? राष्ट्रपति की पद की अवधि या कार्यकाल दिया गया है। अनुच्छेद 56 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति की पद की अवधि या कार्यकाल। तो अनुच्छेद 56 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति की पद की अवधि, राष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल, पदावधि या कार्यकाल। राष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल किसमें दिया गया? अनुच्छेद 56 यानी 56। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पद की अवधि या कार्यकाल दिया गया है। लेकिन एक बात यह भी ध्यान रखनी है कि पद की अवधि कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। कितना है? 5 वर्ष है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। लेकिन अमेरिका जैसे दूसरे देश हैं तो उनमें 4 वर्ष का कार्यकाल है। ध्यान रखना, अमेरिका के प्रेसिडेंट का कार्यकाल 4 वर्ष है, जबकि हमारे भारत के प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखना है कि जो भी कार्यकाल तो है ही 56 में, इसके साथ ही राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है अनुच्छेद 56 में। ये भी बात ठीक है ना, कार्यकाल के उसमें 56 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 56 में इसका वर्णन है, राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है ना। और हमने एक और बात एक्स्ट्रा बताई थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 4 वर्ष का। ठीक है ना, कितना है? 4 वर्ष का। इसके बाद में ही इससे सिमिलर अनुच्छेद है 57, अनुच्छेद नंबर 57। अनुच्छेद नंबर 57 में क्या बात है? पुनर्निर्वाचन। पुनः निर्वाचन क्या है? पुनः निर्वाचन। पुनः निर्वाचन, पुनः निर्वाचन यानी कि बात ये ऐसी है कि पुनर्निर्वाचन कब कराया जाएगा? तो पुनर्निर्वाचन का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति जो भी है, तो अगर वो पद पे मृत्यु हो जाती है या वो इस्तीफा दे देते हैं या कोई भी महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया जाता है, तो पद कितने दिन में भरना होगा? पद ओनली 6 महीने में भरना होगा। और एक बात और है, यानी कि राष्ट्रपति की कोई सीमा तय नहीं है। क्या नहीं है? राष्ट्रपति को कोई सीमा तय नहीं है। किसकी? यानी कि भारत में ऐसा संविधान में वर्णित नहीं है कि राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो, जबकि अमेरिका जैसे देशों में सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन जो हमारे इसमें वो बात लिखी गई है उसमें ज़्यादातर आपको बताइए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने थे, सबसे ज़्यादा समय तक 2 बार ही बने थे। तो इसके बाद में कोई ऐसा राष्ट्रपति बना नहीं है जो लगातार 2-2, 3-3 बार राष्ट्रपति बना हो। लेकिन बन सकता हमारे यहाँ 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितने भी, ये संविधान में वर्णित नहीं है। तो इसकी कोई सीमा तय नहीं है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन की जानकारी दी गई है। इसके बाद में अनुच्छेद नंबर पढ़ते हैं हम 58। अनुच्छेद नंबर 58 कौन सा? अनुच्छेद नंबर 58। तो 58 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें हम थोड़ा व्याख्या के रूप में जानकारी लेंगे। तो अनुच्छेद नंबर 58, अनुच्छेद नंबर 58, अनुच्छेद नंबर 58 में क्या है? राष्ट्रपति की योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति कौन बन सकता है? राष्ट्रपति की योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता कौन कौन सी योग्यता है राष्ट्रपति की? तो नॉर्मल तो आप जानते ही हैं। क्या? पहली तो होगी भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक। दूसरी हो गई 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष न्यूनतम, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, न्यूनतम। अधिकतम तो हो कितनी 70 का ही हो, लेकिन न्यूनतम है 35 वर्ष न्यूनतम। ठीक है, 35 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। इसके बाद में तीसरी है क्या? लोकसभा का प्रतिनिधि चुनने के लायक क्या होने चाहिए उसकी, यानी कि वह क्या हो? लोकसभा सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। यानी कि लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन लोकसभा के सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। यानी जो लोकसभा का सदस्य बन सकता है उसके हिसाब से उसकी योग्यता होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, लोकसभा का सदस्य लोकसभा के सदस्य बनने
योग्य होना चाहिए। कौन? हमारे भारत का राष्ट्रपति जो भी बनेगा वो लोकसभा सदस्य के बनने के योग्य हो। एक बात आती है कि किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद जैसे कि कोई भी सरकारी कार्यालय में नौकरी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो उससे त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, किसी भी लाभ के पद पर नहीं। और एक बात आती है दिवालिया और पागलपन, वो तो अपन जानते हैं, दिवालिया या पागलपन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसके साथ ही मेन इंपॉर्टेंट है, दो बात और आती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या है? एक तो है क्या 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। 50 प्रस्तावक या तो हर कोई बन लेगा, बात ये होगा ना, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। और एक आती है छठी 15,000 रुपए की जमानत राशि। जो कहाँ जमा होगी? सरकारी खजाने में या आरबीआई में। और अगर 1/6 मत प्राप्त नहीं किया, कितना? 1/6 मत प्राप्त नहीं किया, यानी कि शुद्ध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं होने पर जब्त हो जाएगी। क्या? नहीं होने पर जमानत जब्त। क्या हो जाएगी? जमानत जब्त हो जाएगी। एक बात ये थी नहीं कि 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, ऐसे तो हर कोई इतनी जनसंख्या बहुत खड़े हो जाएंगे राष्ट्रपति के लिए। लेकिन बात यह है कि 50 प्रस्तावक होने चाहिए, पहले प्रस्ताव रखने चाहिए संसद में कि भाई ये हम राष्ट्रपति चुनने के, इनको निर्वाचित करने के लिए हम 50 प्रस्तावक के प्रस्ताव करते हैं और उसके बाद में अनुमोदन करते हैं ना। आपने देखा होगा संसद में कोई बोलता है कि ये बात सही है क्या, एक आदमी बोल देता है, इसके बाद में 50 जने करते हैं कि हाँ सही है बात। तो इसी आधार पर क्या होते हैं? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। दूसरी बात यह हुई कि 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करानी पड़ेगी। और अगर कुल शुद्ध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाया कोई, तो इसकी जमानत जब्त हो जाएगी, यानी 15,000 रुपए जब्त हो जाएंगे, ठीक है ना। यह ध्यान रखने योग्य बात है। यानी राष्ट्रपति की योग्यता यह होनी चाहिए, अनुच्छेद 58 के आधार पर भारत का नागरिक 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक जरूरी है, 15,000 रुपए की जमानत राशि आरबीआई में जमा करानी होगी और शुद्ध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं होने पर क्या होगी? उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। क्या कर ली जाएगी? जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, किसकी? राष्ट्रपति की। इसके बाद में आती है बात उनके वेतन की, भत्ते की, ठीक है, उनकी वेतन भत्ते संबंधी शर्तों की। तो अनुच्छेद नंबर 59, अनुच्छेद नंबर 59 क्या प्रावधान करता है? अनुच्छेद नंबर 59, अनुच्छेद नंबर 59 में यह प्रावधान है कि उनका वेतन संचित निधि से दिया जाएगा। किससे दिया जाएगा? संचित निधि से। संचित निधि पर भारित होगा, संचित निधि पर भारित। किसमें से दिया जाएगा? संचित निधि में से दिया जाएगा। यानी कि उनके वेतन संबंधी शर्तें किसमें हैं? तो वेतन संबंधी शर्तें किसमें हैं? अनुच्छेद नंबर 59 में। उनका वेतन 5 लाख से ऊपर ही है, आपको ध्यान होगा। अभी नया पेमेंट जुड़ा है उनका, तो बढ़ गया है, उनका पेमेंट पहले कम था, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति को, और आपको पता ही है सब कुछ फ्री होता है ज्यादातर चीजें, तो इस आधार पर अनुच्छेद 59 में क्या है? राष्ट्रपति के वेतन संबंधी शर्तें दी गई है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा हमको ध्यान नहीं रखना, ये ध्यान रखना है वेतन मिलता है इसमें कौन से अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, वेतन संबंधी शर्तें किसमें है? तो अनुच्छेद नंबर 59 में वेतन संबंधी शर्तें हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद नंबर 59 में वेतन संबंधी शर्तें हैं, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 60। अनुच्छेद नंबर 60, अनुच्छेद नंबर 60 शपथ। 60 का मतलब शपथ। हम लास्ट में यानी अंत में आपको एक ट्रिक के माध्यम से सभी अनुच्छेद याद और करेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना, अंत तक वीडियो बने रहना। तो अनुच्छेद नंबर 60, अनुच्छेद नंबर 60 में क्या है? राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन है। किसका वर्णन है? राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन है। कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का
मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश CJI, ठीक है, CJI, चीफ ऑफ जस्टिस, ठीक है, ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है अनुच्छेद 60 के तहत। एक क्वेश्चन ज्यादातर आता है कि राष्ट्रपति जो शपथ लेता है, ये RS में आया क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वह किसकी शपथ लेता है, ठीक है ना, किसकी शपथ लेता है। तो मैं किसकी शपथ लेता है आपको ध्यान रखना होगा, वह केवल संविधान की रक्षा की शपथ लेता है और लोगों के कल्याण करने की शपथ लेता है, यानी कि लोगों के कल्याण की शपथ और इसके साथ ही संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है? राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, अनुच्छेद 60 के तहत लेता है, ठीक है। दिलाता कौन है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाता है, ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद नंबर 61, अनुच्छेद नंबर 61, इसको मिटाते हैं, इसके बाद में हम 61 के बारे में देखेंगे। अनुच्छेद नंबर 61 में क्या है? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, कहने का अर्थ ये हुआ कि महाभियोग है, हटाने की प्रक्रिया नहीं, क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया, यानी कि कोई कदाचार करता है राष्ट्रपति संविधान का, ठीक है ना। तो अनुच्छेद नंबर 61, 61 महाभियोग, क्या है? महाभियोग। और आज तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर क्या नहीं लगा? महाभियोग नहीं लगा है, ठीक है। अमेरिका में तो लग गया बहुत बार। तो महाभियोग की प्रक्रिया किसमें है? महाभियोग की प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग आपको ध्यान रखना होगा, महाभियोग राज्यसभा लोकसभा दोनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। किसमें ला सकता है? दोनों सदनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। एक बात ये ध्यान रखनी है कि राज्यसभा के दोनों सदनों, यानी संसद के दोनों सदनों में से लाया जा सकता है, ठीक है। और 1/4 सदस्यों के द्वारा, 1/4 सदस्यों ने हम कह दिया ना, सब पास कर दिया, एक भी उसमें, किसमें? एक भी सदन में, तो क्या कर लिया, लग जाएगा, महाभियोग लाया जा सकता है। किस प्रकार? संसद के दोनों सदनों के द्वारा, 1/4 सदस्य, ठीक है ना, यह ध्यान रखना है। यानी संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। अगर राष्ट्रपति, महाभियोग प्रक्रिया क्यों लाएंगे? तो राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन करता है या राष्ट्रपति किसी देशद्रोह के मामले में लिप्त पाया जाता है, तो उस आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। और सदन के, यानी संसद के समय कौन से अनुच्छेद में है? 79 में। तो संसद के और 79 में संसद हो गई, इसके बाद 80 और 81 में राज्यसभा और लोकसभा हो गई, ठीक। ये ध्यान रखना है, ये बात ध्यान रखनी, ठीक है ना। तो दोनों सदनों में से किसी में भी क्या लाया जा सकता है? महाभियोग लाया जा सकता है। इसके बाद संसद द्वारा लाया जाएगा, ये बात ध्यान रखनी, दोनों सदनों द्वारा, इसके बाद पास होगा। यानी कि इसके बाद क्या होगा? 2/3 दोनों सदनों के 2/3 सदस्य अगर पास कर देंगे उसको अनुमोदन से, तो इसके बाद में महाभियोग सिद्ध हो जाएगा। लेकिन आज तक लाया नहीं गया है, यह ध्यान रखना है। इसके बाद में ये जैसे ही महाभियोग लाया जाएगा तो 14 दिन का समय किसको दिया जाएगा? 14 दिन का समय राष्ट्रपति को दिया जाएगा। कितने दिन का समय दिया जाएगा? राष्ट्रपति को 14 दिन का समय दिया जाएगा अपना पक्ष रखने के लिए। और तब तक, यानी कि जब तक उन पर महाभियोग सिद्ध नहीं हो जाता, उससे पहले तक उनको जो भी सुविधाएं मिलेगी वो मान्य होगी, उनके जो भी नियम, जो भी आदेश होंगे वो मान्य होंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। 14 दिन में राष्ट्रपति जवाब देगा या राष्ट्रपति को अपना मत रखने का अधिकार है। दूसरी बात, अगली बात यह है कि राष्ट्रपति पर जो भी कदाचार चलाया जाएगा, जो भी कुछ भी कानून लिया जाएगा, वो उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नहीं लिया जाएगा,
केवल सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि उनके महाभियोग संबंधी या चुनाव संबंधी मामले या किसी प्रकार के मामलों में अनुच्छेद 71 ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति का जो भी मामले होंगे उनके बारे में सर्वोच्च न्यायालय में ही प्रावधान या नियम या उनके ऊपर जो भी कानून लगाए जाएंगे, जो भी मतलब जो प्रक्रिया होगी वो अपनाई जाएगी केवल सुप्रीम कोर्ट में। उच्च न्यायालय को और अधीनस्थ न्यायालय को इसका कोई भी अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है ना। तो हमने आज जाने अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर अनुच्छेद नंबर 61 तक। तो हमने अनुच्छेद नंबर 52 में क्या जाना, पद के बारे में, 53 में क्या जाना, कार्य और शक्तियों के बारे में, इसके बाद 54 में निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में जाना, इसके बाद में 55 में हमने निर्वाचन की रीति के बारे में जाना, इसके बाद में हमने 56 में पद अवधि के कार्यकाल के बारे में जाना, इसके बाद में अनुच्छेद नंबर 57 में हमने पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में जाना, इसके बाद में 58 यानी 58 में योग्यता के बारे में जाना, इसके बाद 59 में राष्ट्रपति की शर्तें यानी उनके वेतन संबंधी योग्यता या वेतन कितना मिलेगा उसके बारे में, अनुच्छेद नंबर 16 यानी 60 में हमने शपथ जानी, संविधान की रक्षा की शपथ लेगा, अनुच्छेद नंबर 61 में हमने महाभियोग जाना। इसके बाद में हमने एक बात कही थी आपसे कि मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको। क्या बताऊंगा आपको? एक ट्रिक बताऊंगा, उसके माध्यम से क्या करना, हमको ज्यादा इतना इसमें जाल में नहीं पड़ना, अपने को सीधा शॉर्टकट याद रखना, ठीक है ना। लेकिन कोई शॉर्टकट होता नहीं है, वैसे हमको ट्रिक का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेसिक से पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा और बेसिक को छोड़ देंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा ट्रिक भी ज़रूरी है, कोई कोई मान लो समझ में नहीं आए, ज़्यादा लंबा होता है तो वो ट्रिक काम दे देती है, ठीक है ना। तो एक ट्रिक बनाई है मैंने, क्या बनाई है, पका चुनिर का पुनर्योग, शर्त शपथ और भाभियोग। क्या ट्रिक बनाई है मैंने बनाई है पका चुनिर का पुनर्योग और शर्त शपथ और भाभियोग। पका चुनिर का पुनर्योग, पका चुनिर का पुनर्योग, पका चुनिर का पुनर्योग, पका चुनिर का पुनर्योग, शर्त शपथ और महाभियोग। पका चुनिर का पुनर्योग, पका चुनिर का पुनर्योग, शर्त शपथ और महाभियोग, ठीक। तो पका चुनिर का पुनर्योग का मतलब हुआ, पहला नंबर है पे से क्या है, पद, ऐसे क्या हुआ, उनका पद हुआ, ठीक है ना, क्या हुआ, उनका पद हुआ। दूसरा है का से उनका कार्यकाल हुआ, क्या हुआ, कार्यकाल हुआ, ठीक। पहला नंबर पद, दूसरा नंबर कार्यकाल, उसके बाद में तीसरा चुनिर। चुनिर का मतलब हुआ क्या, चुनिर मतलब एक तरह का निर्वाचन या चुनाव, ठीक। निर्वाचन, निर्वाचन, निर्वाचन कह दो या चुनाव कह दो, कोई दिक्कत नहीं, चुनाव लिखो, कोई दिक्कत थोड़ी। चुनाव, चुनिर, निर का मतलब हुआ है उनका निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की रीति, क्या है, निर्वाचन की रीति। कहने का अर्थ हुआ ये निर्वाचन की रीति, यानी 52 से लेकर हमने 55 तक पढ़े थे ना, उससे निर्वाचन की रीति। तो निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की रीति, ठीक। ये 2 और 3 यानी इनको हम अनुच्छेद के आधार पे लिखते हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद 52, 53, 54, 55। इसके बाद में का मतलब हुआ क्या, का मतलब कार्यकाल, का मतलब कार्यकाल, जिनको हमने पदावधि पढ़ा था ना उसमें। तो अनुच्छेद नंबर 56 में क्या, कार्यकाल, कार्यकाल कितना, 5 वर्ष, अनुच्छेद नंबर 56। इसके बाद 57 में क्या पढ़ा हमने, पुनः निर्वाचन, पुनः निर्वाचन, पुनः निर्वाचन कितने अनुच्छेद में, 57। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, उनकी योग मतलब योग्यता, 58, अनुच्छेद नंबर 58 में योग्यता, क्या पढ़ा, योग्यता। उसके बाद में 59 में क्या पढ़ा, शर्तें, किसकी शर्तें, वेतन की शर्तें, वेतन की शर्तें।
किसकी शर्तें? वेतन की शर्तें। अनुच्छेद 59। ठीक। इसके बाद में 60 में क्या पढ़ा हमने? 60 में पढ़ा था हमने शपथ। 60 में शपथ। 60 में हमने पढ़ा शपथ। उसके बाद में हमने 60 के बाद में 61 में क्या पढ़ा? महाभियोग। 61 में महाभियोग। तो हमारी ट्रिक काम देगा ना। पक्का चुनेर का पुनर्योग, शर्त शपथ और महाभियोग। पक्का चुनेर का पुनर्योग, शर्त शपथ और महाभियोग। पक्का चुनेर का पुनर्योग, शर्त शपथ और महाभियोग। इसी के साथ हमारा क्या हो जाता है? राष्ट्रपति फिनिश। राष्ट्रपति का टॉपिक फिनिश हो जाता है। ठीक है ना। इसमें क्या पढ़ा हमने? पका मतलब पैसे पद, अनुच्छेद नंबर 52। का मतलब कार्यकाल, अनुच्छेद नंबर 53। चुनीर मतलब चुनाव, चूका मतलब चुनाव, अनुच्छेद नंबर 54। इसके बाद में निर्वाचन, अनुच्छेद नंबर 55। इसके बाद में कार्यकाल, अनुच्छेद नंबर 56। इसके बाद में पुनर्निर्वाचन, अनुच्छेद नंबर 57। इसके बाद में योग्यता, अनुच्छेद नंबर 58। इसके बाद में शर्तें, अनुच्छेद नंबर 59, वेतन की शर्तें। इसके बाद में शपथ, अनुच्छेद 60, कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का CJI, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ध्यान रखना। और अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो 6 महीने के अंदर भरना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति 6 महीने तक ही रहेगा। इसके बाद में मतलब उनको हटा दिया जाएगा। 6 महीने में चुनाव कराना अनिवार्य है। ठीक। इसके बाद में महाभियोग। महाभियोग किसमें है? अनुच्छेद नंबर 61 में। अनुच्छेद नंबर 61 में महाभियोग। अनुच्छेद नंबर 60 में शपथ। तो इसी के साथ हमारा, और वर्तमान में हमारे कौन है राष्ट्रपति? रामनाथ कोविंद। ठीक। तो हमारा संघ सरकार का अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर जो 151 तक का अध्ययन किया हमने संघ सरकार का, उसमें हमने 52 से लेकर 61 तक जाना है आज। और अगले टॉपिक में हम उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ठीक है। गुड रे बेटा।